नमस्कार। आप देख रहे हैं लॉ मेड सिंपल, जहां हम कानून को आसान भाषा में समझाते हैं। आज का विषय है मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद से बचने के लिए वसीयत कैसे बनाएं। भारत में हर साल हजारों परिवार संपत्ति विवादों में उलझते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वसीयत नहीं बनाई गई या सही तरीके से नहीं बनाई गई। वसीयत एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति का बंटवारा तय करता है। यह दस्तावेज इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत मान्य होता है। विशेष रूप से सेक्शन 2H में वसीयत की परिभाषा दी गई है। अगर वसीयत स्पष्ट और कानूनी रूप से वैध हो तो परिवार में झगड़े, कोर्ट केस और भावनात्मक तनाव से बचा जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वसीयत बनाने की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, कानूनी शर्तें और आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। हम उदाहरणों के जरिए समझाएंगे कि कैसे एक साधारण वसीयत भी आपके परिवार को सुरक्षा दे सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति का सही बंटवारा हो और आपके अपनों को कोई परेशानी न हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। अंत में हम आपको बताएंगे कि वसीयत को रजिस्टर कैसे करें और उसे समय समय पर अपडेट क्यों करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझना। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। वसीयत की परिभाषा क्या होती है? वसीयत एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का बंटवारा कैसे होना चाहिए, यह स्पष्ट रूप से लिखता है। इसे अंग्रेजी में विल कहा जाता है। वसीयत केवल तभी प्रभावी होती है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब तक व्यक्ति जीवित है, वह अपनी वसीयत को बदल सकता है, संशोधित कर सकता है या रद्द भी कर सकता है। वसीयत की परिभाषा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 2H में दी गई है, जहां इसे लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ अ टेस्टेटर कहा गया है। इसका मतलब है कि यह दस्तावेज उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा को दर्शाता है जिसे वह अपनी संपत्ति के संबंध में लागू करना चाहता है। वसीयत में लाभार्थियों का नाम, संपत्ति का विवरण और कार्यपालक की नियुक्ति शामिल हो सकती है। उदाहरण के तौर पर श्री शर्मा ने अपनी वसीयत में स्पष्ट रूप से लिखा कि उनका घर उनकी बेटी को मिलेगा और बैंक बैलेंस उनके बेटे को। इस तरह की स्पष्टता से भविष्य में कोई विवाद नहीं होता। वसीयत लिखते समय यह जरूरी है कि व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी दबाव में न हो। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। वसीयत बनाने की योग्यता क्या होनी चाहिए? वसीयत बनाने के लिए व्यक्ति को कुछ कानूनी योग्यताएं पूरी करनी होती है। सबसे पहली शर्त है उम्र। वसीयत केवल वही व्यक्ति बना सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो। यह प्रावधान इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 में स्पष्ट किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मानसिक क्षमता। व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए ताकि वह अपनी संपत्ति के बंटवारे के निर्णय को समझ सके। अगर कोई व्यक्ति दबाव, धोखे या भ्रम की स्थिति में वसीयत बनाता है तो वह कानूनी रूप से अमान्य हो सकती है। भाषा की समझ भी जरूरी है। जिस भाषा में वसीयत लिखी गई है, व्यक्ति को उसे समझना चाहिए। वसीयत सादे कागज पर भी लिखी जा सकती है। टाइप की हुई या हाथ से लिखी दोनों मान्य होती है। जरूरी यह है कि उसमें स्पष्टता हो और व्यक्ति की इच्छा साफ तौर पर दिखाई दे। तारीख और हस्ताक्षर का उल्लेख हर पेज पर होना चाहिए ताकि कोई कानूनी संदेह न रहे। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। संपत्ति का विवरण वसीयत में कैसे लिखा जाए? वसीयत बनाते समय सबसे जरूरी हिस्सा होता है संपत्ति का स्पष्ट विवरण। आपकी वसीयत तभी प्रभावी होगी जब उसमें हर संपत्ति का नाम, स्थान और मूल्य स्पष्ट रूप से लिखा गया हो। चाहे वह जमीन हो, मकान हो, बैंक बैलेंस हो या कोई अन्य चलचल संपत्ति, हर चीज का उल्लेख जरूरी है। संपत्ति का सही विवरण देने से लाभार्थियों को क्या मिलेगा, यह स्पष्ट हो जाता है और भविष्य में कोई भ्रम या विवाद नहीं होता। आप चाहें तो संपत्ति के दस्तावेजों की कॉपी भी वसीयत के साथ संलग्न कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर श्रीमती रेखा ने अपनी वसीयत में लिखा कि उनका घर उनकी बेटी को मिलेगा और उनकी एफडी उनके बेटे को। इस तरह की स्पष्टता से परिवार में शांति बनी रहती है। अगर आपके पास कोई ऐसी संपत्ति है जो भविष्य में मिलने वाली है, जैसे विरासत या निवेश, तो उसका भी उल्लेख किया जा सकता है।
संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित कानून ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 5 में बताया गया है कि संपत्ति का ट्रांसफर तभी वैध होता है जब वह स्पष्ट और कानूनी रूप से दर्ज हो। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। लाभार्थियों का चयन कैसे करें? वसीयत में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है लाभार्थियों का चयन। लाभार्थी वह व्यक्ति या संस्था होती है जिसे आपकी संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। यह आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, जैसे पत्नी, बच्चे, भाई बहन या फिर कोई मित्र या सामाजिक संस्था जिसे आप समर्थन देना चाहते हैं। लाभार्थियों का नाम, पहचान और उन्हें मिलने वाली संपत्ति का विवरण वसीयत में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। इससे भविष्य में कोई भ्रम या विवाद नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति का 10% किसी एनजीओ को मिले, तो उसका नाम और उद्देश्य वसीयत में जरूर लिखें। लाभार्थियों की हिस्सेदारी भी स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे 50% बेटे को, 50% बेटी को। यह स्पष्टता इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 63 के अनुसार आवश्यक है, ताकि वसीयत कानूनी रूप से वैध मानी जाए। अगर लाभार्थी स्पष्ट नहीं है, तो संपत्ति का बंटवारा विवादास्पद हो सकता है और कोर्ट में मामला जा सकता है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। गवाहों की भूमिका क्या होती है? वसीयत को कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए गवाहों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। भारत में वसीयत के लिए कम से कम 2 गवाहों की आवश्यकता होती है, जो वसीयत लिखते समय उपस्थित हो और यह प्रमाणित करें कि वसीयत बनाने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम था और उसने अपनी इच्छा से दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह प्रावधान इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 63 सी में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ध्यान रहे कि गवाहों को वसीयत में लाभार्थी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इससे हितों का टकराव हो सकता है और वसीयत की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। गवाहों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक है। वसीयत पर हस्ताक्षर करते समय गवाहों की उपस्थिति और उनके हस्ताक्षर हर पेज पर होने चाहिए। डॉक्टर, वकील या विश्वसनीय मित्र गवाह के रूप में बेहतर विकल्प हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, श्री वर्मा ने अपनी वसीयत में 2 गवाहों को शामिल किया, एक डॉक्टर और एक पड़ोसी, जिससे उनकी वसीयत को कोर्ट में आसानी से मान्यता मिल गई। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। कार्यपालक का चयन कैसे करें और उसकी भूमिका क्या होती है? वसीयत में एक और महत्वपूर्ण भूमिका होती है कार्यपालक की नियुक्ति। कार्यपालक वह व्यक्ति होता है जो आपकी मृत्यु के बाद आपकी वसीयत को लागू करता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपकी संपत्ति का वितरण वसीयत के अनुसार हो, सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो और कोई विवाद न हो। कार्यपालक को आपकी संपत्ति, कर्ज, टैक्स और लाभार्थियों की जानकारी होनी चाहिए। यह व्यक्ति परिवार का सदस्य, मित्र या कोई विश्वसनीय व्यक्ति हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, श्री वर्मा ने अपनी वसीयत में अपने बेटे को कार्यपालक नियुक्त किया, जिससे संपत्ति का वितरण बिना किसी विवाद के पूरा हुआ। कार्यपालक की भूमिका को इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 222 में परिभाषित किया गया है। यह कानून बताता है कि कार्यपालक को कोर्ट से प्रोबेट प्राप्त करना होता है, जिससे उसे वसीयत को लागू करने की कानूनी शक्ति मिलती है। कार्यपालक की नियुक्ति से वसीयत की प्रक्रिया व्यवस्थित और सुरक्षित हो जाती है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। वसीयत का प्रारूप कैसा होना चाहिए? वसीयत का प्रारूप जितना सरल और स्पष्ट होगा, उतना ही कानूनी रूप से मजबूत माना जाएगा। इसे आप सादे कागज पर लिख सकते हैं। हस्तलिखित या टाइप की हुई दोनों मान्य है। जरूरी यह है कि भाषा स्पष्ट हो और संपत्ति, लाभार्थी, कार्यपालक और गवाहों की जानकारी सही ढंग से दर्ज हो। हर पेज पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर और तारीख होनी चाहिए ताकि कोई कानूनी भ्रम न रहे। वसीयत में संपत्ति का विवरण, लाभार्थियों की हिस्सेदारी और कार्यपालक की भूमिका को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाना चाहिए। दबाव या भ्रम की स्थिति में लिखी गई वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेज पूरी तरह से आपकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता हो। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 63 में वसीयत के प्रारूप और हस्ताक्षर की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। उदाहरण के तौर पर, श्रीमती रेखा ने अपनी वसीयत को टाइप करवाया,
हर पेज पर हस्ताक्षर किए और 2 गवाहों की उपस्थिति में इसे पूरा किया, जिससे उनकी वसीयत को कोर्ट में तुरंत मान्यता मिल गई। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। वसीयत का रजिस्ट्रेशन क्यों और कैसे करें? वसीयत को रजिस्टर कराना भारत में अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वसीयत को भविष्य में कोई चुनौती न मिले, तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। रजिस्टर्ड वसीयत को कोर्ट में अधिक प्राथमिकता दी जाती है और इससे ये साबित करना आसान हो जाता है कि वसीयत असली है और आपकी इच्छा के अनुसार बनाई गई थी। वसीयत का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 18 ई के तहत किया जाता है। यह प्रक्रिया उप रजिस्ट्रार कार्यालय में होती है, जहां वसीयतकर्ता अपनी पहचान और दस्तावेजों के साथ उपस्थित होता है। रजिस्टर्ड वसीयत को सुरक्षित रखा जाता है और भविष्य में इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, श्री वर्मा ने अपनी वसीयत को रजिस्टर कराया, जिससे उनके बच्चों को संपत्ति का बंटवारा बिना किसी कानूनी अड़चन के मिल गया। रजिस्ट्रेशन से फर्जी वसीयतों से बचाव होता है और कोर्ट में आपकी अंतिम इच्छा को सम्मान मिलता है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। प्रोबेट प्रक्रिया क्या होती है और क्यों जरूरी है? वसीयत को कानूनी रूप से लागू करने के लिए प्रोबेट प्रक्रिया बेहद जरूरी होती है। प्रोबेट का मतलब है कोर्ट द्वारा वसीयत की पुष्टि करना। यह प्रक्रिया विशेष रूप से तब आवश्यक होती है जब संपत्ति पर विवाद हो या जब वसीयत को कानूनी रूप से लागू करना हो। प्रोबेट प्राप्त करने के लिए कार्यपालक को उच्च न्यायालय में आवेदन देना होता है, जिसमें वसीयत की कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र और लाभार्थियों की जानकारी शामिल होती है। यह प्रक्रिया इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 276 के तहत संचालित होती है। रजिस्टर्ड वसीयत को प्रोबेट मिलने में आसानी होती है, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के भी प्रोबेट प्राप्त किया जा सकता है यदि दस्तावेज स्पष्ट और वैध हो। उदाहरण के तौर पर, श्री वर्मा के बेटे ने कोर्ट में प्रोबेट के लिए आवेदन दिया और कुछ ही समय में वसीयत को कानूनी मान्यता मिल गई। प्रोबेट मिलने के बाद कार्यपालक को संपत्ति के वितरण की पूरी कानूनी शक्ति मिल जाती है। यह प्रक्रिया लाभार्थियों को सूचना देने, संपत्ति के ट्रांसफर और विवाद से बचाव में मदद करती है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। वसीयत में किन गलतियों से बचना चाहिए? वसीयत बनाते समय जितना जरूरी है क्या करना चाहिए, उतना ही महत्वपूर्ण है यह जानना कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली गलती होती है अस्पष्ट भाषा का प्रयोग। अगर वसीयत में संपत्ति या लाभार्थियों का विवरण साफ नहीं है, तो विवाद की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी गलती है बिना गवाह के वसीयत बनाना। यह वसीयत को कानूनी रूप से कमजोर बना देता है। तीसरी गलती है संपत्ति का पूरा विवरण न देना, जिससे लाभार्थियों के बीच भ्रम पैदा होता है। चौथी गलती है लाभार्थी को ही गवाह बनाना, जो कानूनन गलत है और हितों का टकराव दर्शाता है। पांचवी गलती है दबाव या डर में वसीयत लिखना, जिससे उसकी वैधता पर सवाल उठते हैं। छठी गलती है तारीख और हस्ताक्षर छोड़ देना, जो वसीयत को अमान्य बना सकता है। और सातवीं बड़ी गलती है कार्यपालक की नियुक्ति न करना, जिससे वसीयत को लागू करने में कठिनाई आती है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति ने बिना गवाह और बिना स्पष्ट लाभार्थी के वसीयत बनाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इन गलतियों से बचना आपकी वसीयत को कानूनी रूप से मजबूत और विवाद रहित बनाता है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि वसीयत कैसे विवाद से बचा सकती है। अब हम एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं कि वसीयत कैसे संपत्ति विवाद से बचा सकती है। श्री वर्मा एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जिनके पास एक घर, कुछ जमीन और बैंक में जमा राशि थी। उन्होंने अपनी वसीयत में स्पष्ट रूप से लिखा कि उनका घर उनकी पत्नी को मिलेगा, जमीन उनके दोनों बेटों को बराबर हिस्से में दी जाएगी और बैंक बैलेंस उनकी बेटी को मिलेगा। उन्होंने अपने बड़े बेटे को कार्यपालक नियुक्त किया और 2 गवाहों की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद उन्होंने वसीयत को रजिस्टर भी कराया। जब उनकी मृत्यु हुई, तो कार्यपालक ने इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत सेक्शन 276 के अनुसार प्रोबेट के लिए आवेदन किया और कोर्ट से वसीयत को मान्यता मिल गई।
इस पूरी प्रक्रिया के कारण परिवार में कोई विवाद नहीं हुआ और संपत्ति का वितरण शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। यह उदाहरण दर्शाता है कि एक स्पष्ट, कानूनी और रजिस्टर्ड वसीयत कैसे आपके परिवार को भावनात्मक और कानूनी तनाव से बचा सकती है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। वसीयत की समीक्षा क्यों और कैसे करें? वसीयत एक बार बना लेने के बाद भी स्थायी दस्तावेज नहीं होती। इसे समय समय पर समीक्षा और संशोधित करना जरूरी होता है। जीवन में बदलाव आते रहते हैं, नई संपत्ति जुड़ती है, पारिवारिक परिस्थितियां बदलती है और कभी-कभी लाभार्थियों की प्राथमिकता भी बदल सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि हर 5 साल में वसीयत की समीक्षा जरूर करें। अगर आपने कोई नई संपत्ति खरीदी है तो उसे वसीयत में जोड़ें। अगर किसी लाभार्थी को हटाना या बदलना है तो संशोधन स्पष्ट रूप से लिखें। पुरानी वसीयत को रद्द करने के लिए नई वसीयत में ये जरूर लिखें कि यह पूर्व की सभी वसीयतों को निरस्त करती है। कार्यपालक की भूमिका भी समय के साथ बदल सकती है। अगर पहले नियुक्त व्यक्ति अब उपयुक्त नहीं है तो नया कार्यपालक चुनें। उदाहरण के तौर पर श्रीमती रेखा ने अपनी वसीयत की समीक्षा की जब उन्होंने एक नया फ्लैट खरीदा और अपनी बेटी को उसका लाभार्थी बनाया। इस तरह की समीक्षा से वसीयत हमेशा अद्यतन और विवाद रहित बनी रहती है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। वसीयत बनवाने के कानूनी और पारिवारिक फायदे क्या हैं? वसीयत बनवाना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी भी है। इससे आपकी संपत्ति का बंटवारा आपकी इच्छा के अनुसार होता है और परिवार में शांति बनी रहती है। सबसे पहला फायदा है कानूनी सुरक्षा। वसीयत के माध्यम से आपकी अंतिम इच्छा को कानून का समर्थन मिलता है, जिससे कोई भी व्यक्ति उसे चुनौती नहीं दे सकता। दूसरा फायदा है संपत्ति का सही बंटवारा, जिससे परिवार के सदस्य स्पष्ट रूप से जानते हैं कि किसे क्या मिलेगा। तीसरा फायदा है भावनात्मक शांति, क्योंकि वसीयत से झगड़े और कोर्ट केस से बचा जा सकता है। चौथा फायदा है आपकी इच्छा का सम्मान, जो मृत्यु के बाद भी आपके निर्णय को प्रभावी बनाता है। पांचवा फायदा है कोर्ट में मान्यता, विशेष रूप से अगर वसीयत रजिस्टर्ड और प्रोबेट प्राप्त हो। छठा फायदा है विवाद से बचाव, जिससे परिवार में रिश्ते सुरक्षित रहते हैं। और सातवां बड़ा फायदा है उत्तराधिकारियों को सुविधा, जिससे उन्हें संपत्ति प्राप्त करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं आती। इन सभी लाभों को सुनिश्चित करने के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जैसे कानूनों का पालन करना जरूरी है। अब हम अंतिम विषय की ओर बढ़ते हैं। लॉ मेड सिंपल चैनल के माध्यम से इस जानकारी को कैसे फैलाएं? आपने अभी देखा मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद से बचने के लिए वसीयत कैसे बनाएं। हमने जाना कि वसीयत क्या होती है, इसे कौन बना सकता है, इसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए और किन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है। हमने यह भी समझा कि कैसे एक स्पष्ट, रजिस्टर्ड और प्रोबेट प्राप्त वसीयत आपके परिवार को भावनात्मक और कानूनी तनाव से बचा सकती है। इस पूरी जानकारी का आधार है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो वसीयत को कानूनी रूप से मजबूत बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति का सही बंटवारा हो, आपकी अंतिम इच्छा का सम्मान हो और आपके अपनों को कोई परेशानी न हो, तो आज ही वसीयत बनवाएं। यह एक जिम्मेदारी है, एक सुरक्षा है और एक विरासत है। आप देख रहे थे लॉ मेड सिंपल, जहां कानून को हम आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें।